मिसाइल का वाकया, इस पर DGISPR ने बड़ी तफसील से बात कही। दुनिया को वार्न कर देते हैं कि अब आपकी जिम्मेदारी है, हमारे मिसाइल उड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब। हमें थोड़ी देर में हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब सदीक साजिद साहब भी ज्वाइन करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं और अनवर शाह साहब जो सवात में बोल के नुमाइंदे हैं वो भी हमें अभी ज्वाइन करेंगे। और आज जो ख़बर जिस पर हम बात करेंगे, जो इशू हमारे प्रोग्राम्स में डिस्कस होंगे, उसमें तो डेफिनेटली जो सवात में वज़ीर-ए-आज़म साहब का जलसा है वो हम डिस्कस करेंगे कि आज वहाँ पर क्या टोन थी और क्या पैगाम था, पार्टिसिपेशन क्या थी। फिर यह ज़ाहिर है ये जलसा उसी एक सिलसिले की कड़ी था जो अदम एतमाद के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म जो फ़ाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक तरफ तो वो लोगों के पास जा रहे हैं जलसों में और अवामी प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मीटिंग्स का सिलसिला जारी है जिसमें MNAs और MPs से उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं, पार्टी कायदीन की भी, और दूसरी जानिब अपोजिशन के जो लोग हैं उनकी भी मेल मुलाकातें हो रही हैं। कल एक बड़ा ड्रामाई रात को एक शाम में सीन हुआ जिस वक्त परवेज़ इलाही साहब जो पंजाब के स्पीकर भी हैं मुस्लिम लीग काफ के हवाले से और अब इत्तेहादियों के हवाले से, उन्होंने कहा कि वो 100% टिल्ट जो है वो अलाइज़ की तरफ है। लेकिन आज दोपहर उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ थे और इमरान खान के साथ हैं, और लाहौर में जाके वो कह रहे हैं कि मैं कल वाले बयान पर भी कायम हूँ। वो जो उनके दोनों बयान हैं वो उसका ज़रा तज्जिया करने की कोशिश करेंगे कि वो ये सब क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक बयान में तो उन्होंने हुकूमत को जो है ख़ासा टफ़ टाइम दिया और फिर दूसरे बयान में उन्होंने अपोजिशन को टफ़ टाइम दिया। तो ऐसा लगता है कि दोनों जानिब वो लगा रहे हैं कचूके और छड़ियों से हिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई बेटर बारगेन कर सकें। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। इसके अलावा कर्नाटका हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है हिजाब के हवाले से, मुसलमानों में बड़ा इज़्तिराब है। और फिर वो जो मिसाइल जिसने जो पाकिस्तान भेजा इंडिया ने, अब बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं डिफेंस के वो ये कह रहे हैं कि ये कोई एक्सीडेंटल नहीं था, ये किसी तरह से भी कोई गलती नहीं थी, मैल फंक्शनिंग नहीं था, ये एक उनका डेलिब्रेट एक्ट था शायद, जो वो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम है एयर डिफेंस शायद उसको चेक करे थे, या इसके अलावा मैसेज देना चाह रहे थे कि ये जो आपने J-10C अपनी एयरफोर्स में आप शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत जो है उसका मुकाबला करेगा। बहरहाल कुछ सवालात हैं और अमजद शुएब साहब से भी उनके हवाले से बात करेंगे। जो एक बड़ा सवाल ये है कि 3 मिनट और 24 सेकंड ये जो मिसाइल है ये पाकिस्तान की फ़िज़ा में क्यों मौजूद रहा और इसको फौरी तौर पर क्यों नहीं गिराया गया, ये अमजद शुएब साहब इसका हमें जवाब दे सकते हैं। तो ज़रा चलते हैं पॉलिटिक्स की तरफ, और शुरू में मैं आपको जो गुफ्तगू सुनवाता हूँ कि बेसिकली जो परवेज़ इलाही साहब और मुस्लिम लीग काफ का जो एक ऐसा लग रहा है कि कोई अभी तक गुफ्तगू नहीं कामयाब हो सकी अपोजिशन की जमातों के साथ, तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि क्या वजह है कि एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा और कौन उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, कौन बेसिकली चाहता क्या है। ये सारा मामला जो है ये इसका जो आगाज़ हुआ ये इसमें नून लीग की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और मैं आपको भी वो शॉर्ट्स भी सुनवाऊँगा। लेकिन उससे पहले एक और जो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जलसे में बात कही और यहाँ पर लोग बातें कर रहे हैं कि बहुत बड़ी अमाउंट आई है बाहर से इमरान खान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। एक अंदाज़े के मुताबिक, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि पहली जो किस्त है वो तकरीबन $25 करोड़ की है। $25 करोड़ बाहर से आए हैं, ये लगभग 45-50 अरब रुपए बनता है। लेकिन ये कहा है जो कुव्वतें इमरान खान को हटाना चाहती हैं, बाहर की कुव्वतें, उन्होंने ये कहा है कि जितने मर्ज़ी रिसोर्सेज लग जाएँ, जितने मर्ज़ी पैसे खर्च हो जाएँ, इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि जब पैसे आए हैं तो सबसे पहले जो पेमेंट हुई है वो 2 अरब रुपए की पेमेंट है, और एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक लीडर हैं
उनको ये पेमेंट दी गई है और मज़ीद भी उनको पेमेंट दी जाएगी। और इसके अलावा ये भी इत्तलात आई हैं कि जो मुख्तलिफ़ जो क़ुव्वतें हैं, चाहे वो तालिब इल्मों के ग्रुप हैं, चाहे वो डॉक्टर्स के ग्रुप हैं, लॉयर्स के ग्रुप हैं, मजहबी ग्रुप हैं, जिनकी इमरान खान साहब से कहीं पर भी कोई मुखालफत है, उनको रीच आउट किया जा रहा है और उनसे ये कहा जा रहा है कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो जलसा जलूस अपोजिशन करने की बात कर रही है उसमें ज़रूर आप शिरकत करें, उसमें आप ज़रूर जाएं। यानी हर तरफ से एक यलगार करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को हटाना बहुत ज़रूरी है, किसी कीमत पर भी इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं रहना चाहिए। ये एक बड़ा स्ट्रेंज फिनोमेना है जो इस वक्त अनफोल्ड हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ शॉर्ट सुनवाते हैं। नून लीग की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसने भी जो इस वक्त एक अपोजिशन और अलाइज़ के दरमियान जो एग्रीमेंट है उसमें रखना डाला हुआ है। मरीम नवाज साहबा बिल्कुल नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, और ये मामला सारा शुरू उस वक्त हुआ जिस वक्त बिलावल भुट्टो ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के बाद जो अगले वज़ीर-ए-आज़म हैं वो शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं। ये वो बात है जो बिलावल भुट्टो ने कही और फिर ज़रदारी साहब ने भी कही, जिसने नून लीग के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें ज़रा थोड़ा उसमें वो प्रॉब्लमेटिक ये बात हुई। मरीम नवाज साहबा ने जब उनसे ये पूछा गया कि क्या शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हो सकते हैं, ये इस अदम एतमाद की तहरीक के मौके पर नहीं, पहले जिस वक्त ये बातें हो रही थी उनसे पूछा गया, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा के हवाले से जो बात कही, बिटवीन द लाइन्स वो ये कह गई कि उन्हें ये एक्सेप्टेबल नहीं है और अभी ये फ़ैसला भी नहीं हुआ और ये नवाज़ शरीफ साहब ही करेंगे। अब जो शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा है मुमकिना, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था कि नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। उसके लिए पंजाब में बुज़दार साहब को हटाना ज़रूरी था और फिर परवेज़ इलाही साहब को बनाना, क्योंकि अलाइज़ को कुछ आप देंगे तो वो तहरीक अदम एतमाद में वोट इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ देंगे। तो उसमें परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला की बात हो रही थी। तो फिर तरीका नून लीग के जो अंदर जो लोग हैं, मरीम नवाज साहबा के साथी, उन्होंने ये इख्तियार किया कि किसी तरीके से परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला के हवाले से फ़ैसला ना हो सके। तासुर दिया ज़रदारी साहब ने भी और शहबाज साहब ने भी और कुछ उनके हामी जर्नलिस्टों ने भी कि मामला तय हो गया, लेकिन जो नून लीग के कायदीन थे वो मुसलसल इस तरह की बात करते रहे हैं जिससे चौधरी परवेज़ इलाही का जो एतमाद है वो पहले ही वो बिल्कुल एतमाद करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसको मज़ीद मजरूह किया गया। क्या कहा नून लीगी कायदीन ने परवेज़ इलाही के मुमकिना वज़ीर आला पंजाब बनाने के हवाले से? अब ये सब वो लोग हैं जो मरीम नवाज साहबा के करीबी साथी कंसिडर किए जाते हैं। जिस अंदाज़ में उन्होंने गुफ्तगू की, किसी ने ये नहीं कहा कि वो परवेज़ इलाही साहब को वेलकम करेंगे या कंसिडर हो रहा है। ये कहा गया कि नाम ही नहीं है अभी और जब वक्त आएगा तो किया जाएगा। और ज़ुबैर साहब ने तो ये कहा कि बिल्कुल ये कैसे हो सकता है कि हम ये कर लें। जिस वक्त परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला के लिए आसिफ अली ज़रदारी साहब बात कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है परवेज़ इलाही की तरफ से कि आसिफ अली ज़रदारी इस बात के गारंटर होंगे कि ये एग्रीमेंट हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कायदीन जो हैं उस सारी की सारी जो ये कोशिश थी उसको तारपीडो इस तरीके से कर रहे थे कि वो परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला मानने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब का जो ग्रुप है वो ये दावे पे दावे कर रहा है मुसलसल कि जी हमें तो वज़ारत आला की ऑफ़र दे दी गई है, हम तो वज़ीर आला बन रहे हैं। इसे कहते हैं पॉलिटिकल पोकर, पक्का मुंह बना के आप जो मर्ज़ी बात करें। तो इस पर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जनरल अमजद शुएब साहब की तरफ चलते हैं। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सब्र का, आपने ये बातें सुनी सारी। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, आपने ये सारी गुफ्तगू और ये सारा जोड़ तोड़, ये वो टाइम है जिस वक्त भारत मिज़ाइल फेंक रहा है पाकिस्तान पर और अमेरिका और यूरोप जो है, यूरोपियन यूनियन, वो भी पाकिस्तान पर बड़ी तनकीद उनकी हो रही है। IMF ने सस्पेंड कर दिया है प्रोग्राम अपना। हर तरफ से हमें एक यानी सख्त हालात का सामना है। तो ये जो इंटरनल कशमकश है, ये किस तरह से देखते हैं आप इसको? व्हाट इम्पैक्ट इट्स गोइंग टू हैव ऑन पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक तो पाकिस्तान को बाहर से प्रॉब्लम्स आएंगी और अंदर की इंस्टेबिलिटी जब होती है तो बाहर के आपके दुश्मन जो है वो उससे पूरा फायदा उठाते हैं। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है।
और ये हमारा मसला चला आ रहा है काफी अरसे से, जब से ये हुकूमत बनी पीटीआई की, उस वक्त से हमारे सियासतदानों ने ये वतीरा अख्तियार किया। आपको याद होगा कि मौलाना ने 14 अगस्त को धरना दिया था, और ये वो वक्त था जबकि कश्मीर वाला किस्सा किया भारत ने। फिर उसके बाद जब ये उसको यूनियन टेरिटरी वगैरह डिक्लेयर किया बाद में, तो उस वक्त भी इंतशार था। नतीजा ये कि आपका उस बेसिक इशू से तवज्जो हटी और आप अंदरूनी सियासत के अंदर फंसे रहे। अब भी सूरत हाल यही है कि इंटरनेशनली जो आपने एक स्टांस लिया है, एक आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी है, जहां बाहर के प्रेशर के बावजूद आपने रशिया की मजम्मत नहीं की, उस पे आपको लाजमन सजा देना चाहेंगे। उसके लिए मुख्तलिफ जा रहे हैं। अमेरिकन कांग्रेस में भी आपने देखा कि एक बिल पेश किया गया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट डिक्लेयर किया जाए। इधर बरतानिया ने आपके जो डेलीगेशन वगैरह जाने थे उनको विजिट कैंसिल कर दिए। अंदरूनी तौर पे लाजमन ये चीजें जो हैं ये काफी देर के बाद सामने आती हैं, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पैसा लगाया जा रहा होगा इन लोगों को खरीद और फरोख्त के लिए। पैसा इतना बड़ी रकमें ये बाहर से कोई देगा। इन हालात में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। इंटरनल इंस्टेबिलिटी पहली बात कि आप अगर इस बुरी तरह निकालेंगे पीटीआई की गवर्नमेंट को, तो वो बाहर जाके क़यामत से बैठेंगे। वो भी अगली हुकूमत आएगी तो उसके लिए मसाइल पैदा करेंगे, क्योंकि ये तो एक जाती दुश्मनी वाली बात होगी ना। क्योंकि इमरान खान को अगर आप निकाल दें सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान आपको पसंद नहीं या उसने क्रिएट की हैं, वो मुल्क के लिए बेशक अच्छा साबित हो, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको निकालना चाहते हैं। तो ये चीजें इस वक्त जो है ये मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है, और जो हालात हम बना रहे हैं वो अल्टीमेटली आपकी फॉरेन पॉलिसी को भी इफेक्ट करेंगे। जो अगर लोग आ जाते हैं कोई, तो जिनकी जायदादें बाहर हैं, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई टफ स्टांस ने बाहर के हुक्मरान, बाहर की कुव्वतों के खिलाफ। उनके लिए उनकी मजबूरी होगी कि अपील करें उनको, उनके डिक्टेशन जो है, उनके डिक्टेट्स उनको तस्लीम करें, तो मुल्क की इज्जत का जहां तक को तल्लक है दिवालिया निकलेगा। फिर जाके बात यह कि जो माशी प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ भी हमारी इकोनॉमी का हशर है, इनके पास क्या फार्मूला है कि ये ठीक कर लेंगे, या इनके पास कौन सा ऐसा फार्मूला है कि महंगाई का रोनर होते हैं तो ये ठीक कर लेंगे। जब जो लोग समझते हैं उनको तो पता है कि इसके अवामिल हैं क्या, किस वजह से ये सारा सूरत हाल बनी। अच्छा जनरल साहब, एक आप इंटरनेशनल हम बात कर रहे हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, प्रेशर्स आ रहे हैं, और जैसे आपने जिक्र भी किया टेरर स्टेट के हवाले से यूएस कांग्रेस में जो वो एक रेजोल्यूशन जमा करवाई गई है, ये जो मिसाइल का वाक़या है, इस पर DGISPR ने बड़ी तफसील से बात कही, और डेफिनेटली जो वो बात कहेंगे वो सच कहेंगे। पूरी कौम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ है, और यकीनन पाकिस्तान का दिफा भी ऐसे हाथों में है जो नाकाबिल तस्खीर हैं। लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं, जो इंडिया में भी इस तरह का शोर मच रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात कर रहा है, एक सवाल जो है कि 3 मिनट और 24 सेकंड वो जो मिसाइल है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में 124 किलोमीटर वो चला है, उसने ट्रैवल किया है। किसी को नहीं पता था कि उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर वॉर हेड है, ये तो बाद में पता चला, उस वक्त नहीं पता था कि और कोई वॉर हेड है। तो ये हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, एक सवाल है कि क्या इतना उसको इजाज़त देनी चाहिए थी। वो मियाँ चन्नू के इलाके में गिरा, जो रफ़ीकी एयर बेस से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, चंद किलोमीटर्स के फासले पर है, जो हमारा एक बहुत बड़ा बेस है वहाँ पर शोरकोट में। देखिए, ये जो आपके रिस्पांस का ये डिफेंस सिस्टम होता है, रडार्स वगैरह सब कुछ उससे कनेक्टेड होते हैं, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां आप समझते हैं कि जंग होने वाली है या दुश्मन की तरफ से हमला हो सकता है, तो फिर आप अपनी एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन करार दे देते हैं, दुनिया को वार्न कर देते हैं कि अब आपकी जिम्मेदारी है, हमारे मिसाइल उड़ सकते हैं। अगर कोई कमर्शियल फ्लाइट आती है या कोई और जहाज गुजरता है, वो फिर अपना सिलसिला पहले कर ले, तो अमूमन वो रास्ते उनके बदल जाते हैं। चुनाचे आपके आसमान बिल्कुल उस वक्त ऑटोमेटिक भी होता है ये सिस्टम। रेडार में जैसे पिक किया, रेडार खुद ब खुद उसकी इंस्ट्रक्शन रिलीज कर देता है सारे डेटा के साथ कि फलां जगह ये मिसाइल है, ये स्पीड है, इधर आ रहा है, और आपके मिसाइल सिस्टम से, एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल काउंटर में करने के लिए उसको निकल जाते हैं।
अब जब आपने ये सिस्टम ऑटोमेटिक पे नहीं रखा, रडार ने पिक किया, लेकिन रडार इंतजार करेगा कि आप उसको मैनुअली ऑर्डर दें कि आप फायर करें। लेकिन आपने अपने ना तो आसमान, ना तो आपने अपनी जो फिजा है आपकी स्पेस, एयर स्पेस, उसको आपने ना बॉन्ड किया हुआ दूसरे एयरलाइंस को या दुनिया को, तो उसमें आपके अपने जहाज या कोई एयरलाइनर उड़ रहे होंगे। फिर ये भी है कि आपको चूंकि जंग का माहौल नहीं, तो आपको अंदाजा नहीं कि ये क्या चीज है, ये कैसे ये मिसाइल ही है या कुछ और है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल थी जहां मुनासिब नहीं था कि आप जिटरी होके तो एक रिएक्शन ऐसा दे दें जिससे जंग का माहौल भी पैदा हो। कोई अगर जहाज गिर जाता है एयरलाइनर वगैरह तो वो भी मसला बन जाए, और फिर अगर कोई ऐसी चीज नहीं और आपके मिसाइल जो है वो जाके इंडिया में गिरते हैं तो आपके मिसाइल से तो वॉरहेड होगा, क्योंकि आपने काउंटर करना है उस चीज को जो स्पेस में ऑब्जेक्ट आ रही है, तो उसके नताइज कुछ और हो सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बुर्दबारी से काम किया गया कि इसमें खौफजदा होने की बजाय इस लिया गया, सारी तफसील डेटा वगैरह चेक किया गया, लेकिन इस पे ऊपर काउंटर मेजर्स नहीं लिए गए, वरना ये फौरी तौर पे हो जाता। और अगर कल को थोड़ी बहुत सिचुएशन या हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है कि भारत ये कर सकता है, तो आपके सिस्टम ऑटोमेटिक पे होंगे, वो तो रेडार पिक करेगा और खुद ब खुद इंस्ट्रक्शन पास कर देगा, और वो 3 मिनट के अंदर अंदर जो आपने देखा 3-3.25 मिनट का यहाँ रहा, वो उससे कहीं पहले आपके मिसाइल निकल जाएंगे, जो एयर डिफेंस के मिसाइल हैं वो उसको फायर करने के लिए, क्योंकि ये जैसे ही रेडार पिक करेगा इंस्ट्रक्शन जानी शुरू हो जाएंगी। अच्छा जनरल साहब, आपने तफसील से ये बयान किया कि क्योंकि शायद मैनुअल था, लेकिन भारत एक हॉस्टाइल नेबर है, तो अगर हम उसको वो एक हमारे पास अगर एक कैपेसिटी है और अगर हम उसको ऑन नहीं करते और हम ये तवक्को करते हैं कि जंग का कोई माहौल नहीं है, तो अगर खुदा न खास्ता इस मिसाइल पर कोई वॉर हेड होता, यानी कोई कुछ भी किसी तरह का भी, और ये गिरता टारगेट पे किसी पे, तो ये तो बड़ा नुकसान कर सकता था। तो फिर अगर हमारे पास सारी कैपेसिटी है भी, तो उसको मैनुअल पे रखना ये सवालिया निशान नहीं है? नहीं, इसमें बात यह कि पीस टाइम में तो यही सिस्टम होगा, पूरी दुनिया में यही है। देखें ना, इस मामले की संगीनी इसी वजह से भारत के साथ तो हमारे मुज़ाकरात बिल्कुल सस्पेंडेड हैं, कश्मीर पर बड़ी गर्मी है और बहुत ज़्यादा इस वक्त, यानी बड़ी, हम इससे ज़्यादा हॉस्टाइल हमारा कोई नेबर नहीं है, तो इसको हम पीस टाइम कंसिडर कर सकते हैं? भारत पे हम रिलाय कर सकते हैं, उन पर डिपेंड कर सकते हैं कि वो हम पे हमला नहीं करेगा? 65 में भी जब उन्होंने हमला किया तो अचानक ही किया। नहीं, उस वक्त भी ये इंटेलिजेंस बोर्ड थी, एक्सपेक्टेड है। ये चीज होता यही है कि आपकी इंटेलिजेंस वगैरह आपको वार्न करती रहती है दूसरी साइड की प्रेपरेशन देख के, और ये पता, ये कोई ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल अंधेरे में बैठे हैं। उस वक्त भी हमें कुछ अंदाजा था और हमारी तैयारी थी जब पुलवामा का किस्सा हुआ, और इसमें अगर आप इसको इस तरह यूज करें, इस सारे सिस्टम को ऑटोमेटिक पे रख के, तो बाज़ औक़ात तो इंडिया ने उस पुलवामा के केस में अपना हेलीकॉप्टर गिराया था, वो उनके अपने ही सिस्टम से गिरा था। अच्छा। और ये अनकंट्रोल्ड सिस्टम जब भी यूज करेंगे तो उसमें ये हैजर्ड आ सकती हैं कि आप अपने ही जहाज को गिरा बैठे। तो इस वजह से आम पीस टाइम में ये चीजें बड़ी एहतियात से की जाती हैं, और उसके साथ ये है कि अनप्रोवोक्ड यानी पाकिस्तान की तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ था, ये मिसाइल आ गया इंडिया की तरफ से। और ये वही संगीनी है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान वहां पे लगा रहा है, क्योंकि हमें अब गारंटीज चाहिए कि आगे ये नहीं होगा। दूसरा, हमें ये गारंटी, या हमने तभी हम ज्वाइंट इंक्वायरी मांग रहे हैं कि वाकई ये किसी टेक्निकल गलती की वजह से था या किसी रोग एलिमेंट ने वहां से फायर किया। ठीक है, या गवर्नमेंट हमारे साथ ही रहिए अमजद शुएब। बड़ी इम्पोर्टेंट बात पर पाकिस्तान ने तो इसको बिल्कुल जिस अंदाज में उस पर रिएक्ट किया, बहुत ही बुर्दबारी से, और किसी तरह का भी कोई मिसाइल या कोई ऐसी चीज़ फायर नहीं की कि कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन बहरहाल इंडिया से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये कोई मैल फंक्शनिंग नहीं था, इट वाज ए बेसिकली वट एवर दे डिड इट वाज प्लान्ड। वो कोई मैसेज देना चाह रहे थे या क्या, बहरहाल अभी हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं इस इशू पर भी, और जो दीगर सियासी जो मामलात हैं उन पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल,
एक तरफ तो मीटिंग्स का सिलसिला लॉ मेकर्स के बीच में, दूसरी तरफ इमरान खान साहब लोगों से बात कर रहे हैं, आवाम की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त अनवर हमारे साथ हैं, अनवर शाह साहब बोल के नुमाइंदे हैं सवात में। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक जलसा किया। अनवर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी अनवर साहब बताइए कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का जलसा था, अच्छा जलसा था। टीवी पे तो हमें नज़र आया कि लोग बहुत चार्ज थे, उनके जो सपोर्टर थे। ज़बान भी जो इस्तेमाल की वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो माजी की निस्बत बेहतर थी, और कोई उन्होंने जो वो अपोजिशन को एक बड़ा एतराज़ होता है कि उनके बारे में, और ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कोई इस तरह की बात जलसे में मैंने देखी नहीं। आप किस तरह से बयान करेंगे इस जलसे को? जी बिल्कुल, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जो है वो 31 मार्च को शेड्यूल है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मलाकन डिवीज़न के मुख्तलिफ अजला में जलसों का इनेकाद कर रही है, और इन जलसों में दीगर वज़रा के साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी शिरकत कर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आज़म को दीर के जलसे के लिए भी नोटिस जारी किया गया था कि वो इस जलसे में शिरकत ना करे, और स्वात के जो नोटिस जारी किया गया था कि वो इस जलसे में शिरकत ना करे, लेकिन इसके बावजूद वो इन जलसों में शरीक हो रहे हैं। इस हवाले से सर अपोजिशन के जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं वो उनको बड़ी तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। और आज की जलसे की अगर हम बात करें तो माजी की निस्बत आज के जलसे में क्राउड काफ़ी कम रहा, और जब इमरान खान जलसगाह में तशरीफ लाए और वो जब खिताब के लिए उठ खड़े हुए तो जलसगाह से लोगों की एक बड़ी तादाद जो थी वो निकल भी रही थी, वापस जाने लगी थी। तो ये एक वाज़ेह पैगाम था यहाँ के लोग जो है वो पीटीआई हुकूमत से अभी खुश नहीं है इतना जितना कि लोगों के तवक्कुआत थे, क्योंकि पहले के जलसों में काफी रश भी होता था। अच्छा अनवर, एक जाम हो जाते थे। एक और बात, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक अपील की वहाँ पर, ये कहा कि जो लोग टिकट लड़ रहे हैं, यानी पीटीआई के लोग जिनको जो इंतखाब लड़ रहे हैं, जिनको टिकट्स नहीं मिले, अगर उनके पास वो उनसे कहा कि वो बैठ जाएं और बल्ले के मुकाबले में बैठ जाएं। तो आपको लगता है कि लोग ये बात मानेंगे, सुनेंगे उनकी? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अभी इलेक्शन में चंद ही रोज जो है वो बाकी है, और जो इनको जो टिकट नहीं गया था, क्योंकि वो पीटीआई के जितनी भी यहाँ पे उम्मीदवार थे, जो टिकट के उम्मीदवार थे, तो वो इनको अपना एक हक समझते थे, क्योंकि माजी में इन लोगों ने पीटीआई के लिए बहुत आवाज़ उठाई, बहुत काम किया था। लेकिन अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मेयर के सीटों के लिए जितनी भी यहाँ पे तहसीलात के साथ तहसीलों में टिकट दिए गए हैं, तो ज्यादातर वो यानी रिश्तेदार ही है, बाकी लोगों को नहीं दिए गए हैं। तो इस वजह से लोग जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोग लड़ेंगे इलेक्शन, वो अपने दस्तबरदार नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर शाह, आप दे रहे थे तफसीलात जलसे में। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की जो ज़बान थी वो बड़ी आज मोहतात लैंग्वेज में उन्होंने बात की, और बिल्कुल माजी के बरक्स उन्होंने किसी को भी कोई इस तरह, ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को किसी उस नाम से नहीं पुकारा जिस पर वो अक्सर शिकायत करते हैं। जनाब सदीक साजिद साहब, अब ज़रा आ जाते हैं जो महल्लाती साजिशें। आज जो बात हो रही है कि बहुत पैसे आए हैं, बड़े पैसे लगाए गए हैं और अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये परवेज़ इलाही साहब का जो मामला है ये कहाँ पर फंसा हुआ है? ये कल उन्होंने जो बात कही हुकूमत को बिल्कुल दहला के रख दिया, आज जो उन्होंने बात कही वो कुछ और थी। मैं आपको पहले सुनवा देता हूँ जो कल उन्होंने बात कही। उसमें जो एक बड़ा जो एक सेंटेंस था जिसने पूरा ये एक हलचल मचा दी थी पाकिस्तान में, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात कही उन्होंने कि टिल्ट सारा अलाइज़ का अपोजिशन की तरफ है। ये कल रात उन्होंने महर बुखारी साहबा से बात की। आज उन्होंने एक बयान दिया, आइए वो भी आपको सुना देते। हमारी टीम के पास नहीं है, लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि वो इमरान खान के साथ थे और अभी भी जो उनका मुआहदा है पीटीआई के साथ वो कायम है और वो उनके साथ खड़े हैं। तो बड़ा एक ये चेंज था, स्टैंस था। अगरचे वो ये कहते रहे साथ कि मैंने बयान तब्दील नहीं किया, लेकिन बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क था। सदीक साजिद साहब, क्या वजह है ये?
अच्छी ऑफर का इंतजार है और जो अच्छी ऑफर करेगा उसके साथ चले जाएंगे, सीधी सी बात है। ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना मोहल्लाती साजिशें, शायद ये भी उसी में शामिल हो गए हैं और इसी वजह से एक आपने जो शुरू में मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफ की बात की वो मैं सुन रहा था, तो वो बातें ठीक है। तो क्योंकि गारंटर आसिफ जरदारी हैं, अगर नून लीग इस कमिटमेंट से आप पीछे हटेगी तो फिर आसिफ जरदारी भी पीछे हटेंगे। ये मैं आपको क्लियर कट बताऊँ, ये वो उन्होंने कमिटमेंट राना सनाउल्लाह या शायद खान अब्बासी, ख्वाजा आसफ या जुबैर उमर है उनसे नहीं ली, ये उन्होंने नवाज शरीफ से ली है। और ना सिर्फ नवाज शरीफ से जरदारी साहब ने ली है बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ली है, क्योंकि ये चीज़ें करना चाह रहे हैं। और अगर यही मसला है, क्योंकि वो ताख़ीर हो रही थी फैसले में, तो आपने फिर देखा कि जैसे ही उनका इंटरव्यू हुआ तो आज एक परवेज खट्टर के वाले से बयान चलाया गया, वो भी हुकूमती हलकों की जानब से कुछ ज़ाहिर है ऐसे मुशीरान मुआवनीन मौजूद हैं इमरान खान के साथ, शायद वो उनकी बेहतरी नहीं चाहते, इस किस्म का बयान चलवाया गया, फीड किया गया, फिर उसकी तरदीद की गई जब मुनतलाई की जानब से ट्वीट आया। तो ये सारी चीज़ें जो है, हालांकि वो नहीं, उसमें तो सदीक साजिद साहब उसमें तो मीडिया का एक बड़ा रोल है। उसमें ये खबरें भी चलवाई गई कि मोनसलाई को गिरफ्तार करने की बात हो रही है। मेरी ख़ुद बात हुई नैब के पास, नैब ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ तो कोई इंक्वायरी नहीं चल रही, तो गिरफ्तार किस हवाले से करना है। और परवेज़ खटक साहब का जो बयान था वो उन्होंने बताया कि बिल्कुल झूठ है, उन्होंने कोई इस तरह की बात ही नहीं की। वो चलवाया कोई PTI के लोगों ने नहीं है, वो चलवाया उन कुव्वतों ने है जो बेसिकली एक इस तरह का माहौल बना के तो चाहते हैं कि कुछ जल्द से जल्द फैसला हो जाए। और फिर बाद में शुक्रिया भी अदा किया मोनसलाई साहब ने उस ट्वीट पर। तो वो जो एक माहौल है कंस्पिरेसी का, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, आपको पता ही है कि मीडिया का एक बड़ा ज़बरदस्त रोल है। मैं उसको पसंद करूं, आप उसको पसंद करें या ना करें, बट दैट रोल इज़ देयर, जिसमें जानबूझकर ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है जिससे लड़ाई हो, जिससे झगड़ा हो, आपके अपने मकसद का जो हसूल है वो ज़रा थोड़ा करीब हो। तो ये अगर इसका मतलब है ऑफ़र नहीं है। और दूसरी बात ये कि अब आसिफ अली जरदारी जो हैं वो गारंटर होंगे मुस्लिम लीग नून के। मुझे ये क्या, किस चीज़ की गारंटी है? अगर कल मुस्लिम लीग नून आसिफ अली जरदारी साहब को कहती है कि जाएं आप, हम तो पुरानी कहानी पे जा रहे हैं, आपका पेट फाड़ के सारे पैसे निकालेंगे जो आपने खाए हैं पाकिस्तान के, तो वो फिर क्या होगा? ये गारंटी किसकी होती है? ये इसका आपस में इनका क्या ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का, कि जो एक दूसरे से इन्होंने कमिटमेंट की है उससे नहीं फिरेंगे? माजी में तो ये एक दूसरे को धोखे पे धोखा सब कुछ कहते रहे। आपके सवाल में जवाब है, और जवाब वो आप पहले दे चुके हैं। ये जो 35-36 करोड़ डॉलर की बात कर रहे हैं, यही जवाब है। नवाज शरीफ कहाँ बैठा हुआ है? लंदन में बैठा हुआ है। रोज ये तीनों बात करते हैं फोन पे, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ। क्या डिस्कस होता है? यही चीजें डिस्कस हो रही है, यही इसका जवाब है। और वो तो ये दबाव बढ़ाने के लिए परवेज भाई साहब ने बयान दिया कि जितनी जल्दी हो सके, वो उन्होंने ये बात मानी है। गुफ्तगू में, गैर रस्मी गुफ्तगू में भी परवेज भाई साहब ने, जो चैट होती है उनके साथ, उसमें भी कि हमें ऑफर है अपोजिशन की जानब से, हुकूमत की जानब से ऑफर नहीं है। ये मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, हुकूमत की जानब से ऑफर नहीं है। इमरान खान ने ये बात शुरू दिन से कही है कि तरीके इंसाफ में दम करने काबिल को तो हम आपको, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, ब्रेक लेते हैं और जब वापस आते हैं तो इमरान खान साहब कैंपेन किस तरह कर रहे हैं, यानी अलाइज से जब मिलते हैं, अपने MNA से मिलते हैं, तो वो गुफ्तगू क्या करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, आपको अंदाज़ा होगा कि खान की सोच क्या है और वो मामलात को किस तरह लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी ब्रेक पर जाने से पहले जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो हमारी टीम के पास वो तैयार नहीं थी, लेकिन एक हमारे दोस्त प्रोग्राम देख रहे थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने फौरी तौर पे वो रिटन स्टेटमेंट मुझे भेज दिया जो परवेज़ इलाही साहब के ऑफिस ने जारी किया। सदीक साजिद साहब, मैं ये पढ़ देता हूँ, ये ज़रा सुन लें। पंजाब असम्बली स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं, लेकिन फ़ैसले बाहमी मशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है। हुकूमत छोड़ी है, ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है। हुकूमत का हिस्सा हैं, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। अवामी मसाइल की निशानदेही आज नहीं की, पहले दिन से कर रहे हैं।
इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का ही फ़ायदा है। जनाब सदीक साजिद साहब, ये जो कल उन्होंने बयान दिया था ये तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी बिल्कुल वो तो मशवरे की बात कर रहे हैं और इमरान खान साहब के फ़ायदे की बात कर रहे हैं। और एक और बात इस पर मैं चाहता हूँ आप ज़रूर कमेंट करें कि वज़ीर-ए-आज़म चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा कि 2 दफ़ा इमरान खान साहब हमारे पास आए, उन्होंने अदम एतमाद का जिक्र नहीं किया, और ये भी कहा उन्होंने कि MQM ने भी यही बात उन्हें बताई कि उनके साथ भी मुलाकात में अदम एतमाद की हवाले से बात नहीं की। तो वज़ीर-ए-आज़म जब मिलते हैं अपने किसी MNA से, किसी इत्तेहादी से, तो जो इस वक्त सिनेरियो है वो बताते हैं, जो उनकी हुकूमत कोशिश कर रही है या वो जिस तरह से मगरिब का मुकाबला कर रहे हैं वो बताते हैं, और फिर फैसला उन लोगों पर, उनके ज़मीर पर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए मैं कर रहा हूँ और ये मैं सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ। गोया खान वोट्स के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा, वो पाकिस्तानी को ये याद दिला रहा है, चाहे वो MNA है, चाहे वो MPA है, चाहे वो आम आदमी है, कि सिचुएशन ये है और वो इस मकसद के लिए खड़े हैं, लड़ रहे हैं। तो अगर आपका ज़मीर कहता है कि ये ठीक है तो आइए मेरे साथ आ जाइए, ये कोई आपका मेरी ज़ात पर एहसान नहीं है। जी जनाब सदीक साजिद साहब। देखिए परवेज़ लाई, मैंने जहाँ से आपको बोला कि परवेज़ लाई साहब को भी एक ऑफर हुई है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत से निकलने से पहले इमरान खान साहब को ये कह रहे हैं इस बयान में कि भाई आप हमसे भी मुशावरत करें। अब वैसे सभी साहब जाने में क्या हर्ज था, अगर शुजात साहब यहीं पे थे, वो GDA के पार्लियामेंट लाजिज में चले गए, उनसे मिलने, बाप वालों से मिलने चले गए, यहाँ पे भी चले जाते हैं, तो चले जाएंगे। अगर वो तो उनके घर लाहौर से होके नहीं आए, अभी एक हफ्ता पहले तो हो गया है। छोटे दादी के पास चले गए, बड़े दादी के पास भी चले जाए ना, चले जाना चाहिए था। नहीं तो उन्होंने कब कहा है कि वो नहीं जाएंगे, मुझे बताएं। अभी होके तो आए हैं, चले जाते हैं ना। वो यही तो मसला है कि वो कह रहे थे भाई आप छोटे लोगों के पास, एक जमात के पास राना ताहिर साहब, ये जो सदीक साजिद साहब कह रहे हैं, व्हाट डू यू से? देखिए समी साहब, बात यह है कि अभी तक जो हकीकत है, अगर इन तमाम बयानात को जो इत्तेहादियों के, हुकूमत के और अपोजिशन के सामने आ रहे हैं, इसमें एक बात जो है ना मुश्तरक है कि इस बात पर इत्तफाक हुआ कि राबतों का सिलसिला जारी रहेगा। ये किसी जगह इत्तफाक नहीं हुआ कि हम अपोजिशन का साथ देंगे, ठीक है ना। इस बयान में वो ये तो कह रहे हैं कि अब हम आज भी हुकूमत का हिस्सा है, ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपोजिशन के साथ हैं। तो समी साहब बात यह है कि अगर नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और जरदारी ने फैसला कर लिया कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे, तो इसका ऐलान करें सारी MQM GDA सारा कुछ, फिर आके तो वो तो ऐलान ही नहीं कर जाएंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन ही नहीं सकते। लेकिन मसला ये है समी साहब के सियासी मुनाफकत जो है ना, वो इस वक्त अपने अरूज पर है। ठीक हो, ये वही आपने देखें, आप कहते हैं जरदारी की गारंटी, जरदारी साहब की गारंटी को कौन मानता है? जरदारी साहब की गारंटी की हैसियत क्या होगी? जरदारी साहब ने वहाँ लाड़काना में इज्तिमा से खिताब करते हुए गढ़ी खुदा बख्श में नवाज शरीफ साहब को जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, नासूर कहा उन्होंने। हाँ, तो आप देखिए मौलवी नवाज शरीफ कहा। और ये चीजें जो है, इनसे फिर ये हुकूमत में शामिल हुए 2008 में, और एक महीने 1.5 महीने बाद ये फिर उधर के उधर, फिर उन्होंने गवर्नर रूल लगा दिया पंजाब में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अमजद शुएब साहब हमारे साथ, की क्या हैसियत, टोपी ड्रामा है इमरान खान को हटाने का। अमजद शुएब साहब हमारे साथ है। अमजद साहब, ये कहते थे मौलाना फजलुर रहमान के 23 का जलसा जो है वो, उसकी तो हम तारीख आगे करेंगे ही नहीं और आएंगे जो मर्जी हो जाए। वज़ीर दाखिला बार बार उनसे कहते रहे कि भाई ये मत करें आप, और क्योंकि OIC कॉन्फ्रेंस भी है, फिर परेड भी है, और पूरा हमारा इक्विपमेंट होता है यहाँ पर, फ़ौज के दस्ते होते हैं यहाँ पर, बड़ा सेंसिटिव सिचुएशन होती है। लेकिन मौलाना बिल्कुल पाँव पर पानी नहीं पड़ने दे रहे थे। वो मैं आपको उनके 20 गुफ्तगू सुनवा सकता हूँ कैमरे में, जिसमें वो कहते थे कि बिल्कुल हम नहीं करेंगे। लेकिन ये एक पता नहीं कोई टेलीफोन कॉल आई है, कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, वो कहते हैं अब हम 25 को आएंगे। ये हुआ क्या अमजद शुएब साहब? देखिए जी, 23 तारीख और जो कुछ उसमें होना था, वो मौलाना को क्या पहले दिन से पता नहीं था? जब मौलाना ने ऐलान किया उस दिन से हर कोई ये कह रहा था कि मौलाना ने ये अजीब काम किया। उस दिन यहाँ पे 46 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद होंगे, फिर यहाँ पे परेड हो रही है, उसमें फॉरेनर्स होंगे। तो ये ऐसी चीज नहीं थी जो मौलाना को पता नहीं थी। सो आपकी अजम्पशन जो है वो बड़ी हद तक दुरुस्त है कि जब तक उनको इस चीज की संगीनी दिलाया गया किसी ताकतवर शख्सियत के जरिए,
उस वक्त तक मौलाना के हिलने का कोई अदरवाइज कोई स्कोप नहीं था, वो बदल ही नहीं सकते। तो लाजमन उनको मेरा ख्याल है पैगाम पहुंचा दिया गया कि जी ये चीज हमें कबूल नहीं है, क्योंकि उसमें तो मुल्क के वकार का मसला है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ सियासत ही चमकाने का वक्त था, वो तो सियासत से हटके मुल्क के अपने वकार का मसला था कि आपके यहाँ इतनी बाहर की शख्सियात मौजूद हों और आप बी चौक के ऊपर जाके तो फसाद खड़ा करके बैठे हों। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा हुआ और ये स्टेप लिया गया है और मौलाना को मेरा ख्याल है बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया गया, जिसकी वजह से फौरन उनको तब्दीली, वरना तो वो मौलाना तो हिलने वाले बंदे ही नहीं। वो तो बिल्कुल, वो तो मुझे उनके शॉर्ट्स में आप सुनवाऊं तो वो तो आंखों से आग निकल रही थी उनके, और बड़ी एक दबंग आवाज में उन्होंने कहा कि कौन हो सकता है जो हमें रोके। सदीक साजिद साहब को बता सकते हैं फिर किसका फोन आया? ये बिल्कुल झाग की तरह बैठ गए। नहीं, जो मैसेज आया ना वो बड़ा लाउड एंड क्लियर था। कल की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया काफी है इस मकसद के लिए, फोन की जरूरत नहीं पड़ी, वो एलामिया काफी है। एलामिया में तो उसमें तो ये भी है कि मिलकर जो है ना वो करे। जनरल बाजवा साहब ने जो तकरीर और गुफ्तगू की लम्ज में, उसमें तो उन्होंने कहा कि ये सब मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करें। तो फिर ये तो मिलने की बात हो रही है, तो फिर ये नो कॉन्फिडेंस और ये डिवाइड ये फिर कहाँ से आ गई? लेकिन एक अगर मिलने की बात हो रही है तो अभी एक इंटरव्यू दिया है शहबाज शरीफ ने, उन्होंने मखलूत कौमी हुकूमत की बात की है, माइनस पीटीआई बात की है उन्होंने। वो कौन सी कौमी हुकूमत होगी जिसमें पीटीआई नहीं होगी? पाकिस्तान की सबसे यानी सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो नहीं होगी और वो कहते हैं वो कौमी हुकूमत होगी। जी जी, और उन्होंने कहा वाले होंगे उसमें, चाबड़ी वाले होंगे। जी जी सदीक साहब, एहसन इकबाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमसे सवाल किया था कि अगर आप माइनस पीटीआई लेकर ये कौमी हुकूमत बनाएंगे तो ये यही सेम सवाल जो आपको किए हैं हमने भी किया था। तो उन्होंने कहा जी इसमें हो सकता है तो एक डेमोक्रेटिक पीटीआई के जो लोग हैं वो शामिल हों। अब इसी तरह अगर डेमोक्रेटिक नून लीग के लोग शामिल हो जाएं माइनस शरीफ खानदान किसी सेटअप में, तो क्या करेंगे ये शहबाज शरीफ साहब? इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। जो साहब बात कर रहे हैं ना, सियासी कलाबाजियाँ और सियासी मुनाफिकत वो जारी अरूज पर है जी मामला ये सारे वाले। इसमें तो बहुत बहुत शुक्रिया सदीक साजिद, जनरल अमजद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, राना ताहिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल मुनाफिकतों का दौर है और जैसे खबरें आ रही हैं कि टोकरियों और मुंह बोरियों के भी खुल गए हैं, डॉलर वाफर हैं। अमेरिका कहता है कि हर कीमत पर खान को हटाना है और खान डट गया है, अवाम के पास भी जा रहा है और MNAs MPA से भी बात कर रहा है, लेकिन किसी के आगे मिन्नत नहीं कर रहा। पाकिस्तान के जो चैलेंजेस है वो बता रहा है, जिस चीज़ के लिए वो खड़ा है, जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहा है वो इशू बता रहा है, और फिर लोगों पर ये छोड़ रहा है कि अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करें। इस तरह की कैंपेन माजी में कभी किसी ने नहीं की। लोग इत्तेहादियों के पास जाते हैं, बेग करते हैं, मिन्नतें करते हैं, खान पाकिस्तान की बात कर रहा है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।